हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि 10 के एग्ज़ाम ख़त्म होने बोर्ड के एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद आपका जो प्रिपरेशन है वो पॉलिटेक्निक के लिए आपका जो प्रिपरेशन है वो पॉलिटेक्निक के लिए बहुत ही बेहतर तरीके से चल रहा होगा। और मैंने अपने चैनल के माध्यम से जैसा वादा किया था उसी तरीके से मैंने अपना पॉलिटेक्निक का जो है वो कंटेंट अपने यूट्यूब चैनल पे डालना शुरू कर दिया है। और आप देख भी रहे होंगे बहुत सारा कंटेंट डाला जा चुका है। हमने उसमें गति का चैप्टर जो है और बल का चैप्टर जो कि फिजिक्स का चैप्टर है, ये फिजिक्स का चैप्टर है। और इस चैप्टर को मैं अपने यूट्यूब चैनल पे उसका पूरा कंप्लीट थ्योरी जो है वो समझा चुके हैं। तो आज जो है वो टोटल 75 क्वेश्चन है और वो भी गति और बल मीन्स मोशन और फोर्स, इन दोनों चैप्टर से मिलाकर टोटल 75 क्वेश्चन है। और इस टोटल 75 क्वेश्चन को हम इस सीरीज में देखेंगे। और जो लोग हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं वो लोग बहुत ही पछताएंगे अगर ये वीडियो नहीं देखेंगे, क्योंकि डायरेक्ट इससे एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है ना। और जो लोग हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं, अभी भी मौका है, अभी भी बहुत ज़्यादा समय है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं और वीडियो को लाइक करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑन कर लें, ताकि आपको कोई भी नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत ही पहुंच जाए। ठीक है ना। और अपने यार दोस्तों को भी बताएं। ठीक है। चलिए इस वीडियो सीरीज में देखते हैं यहाँ पे कितने और कौन कौन से क्वेश्चंस और कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो हम इस वीडियो में लाए हैं। चलिए एक एक करके इसको देखते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। लिखा हुआ है क्या? वस्तु की प्रारंभिक लिखा हुआ है वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? तो जो लोग थ्योरी को ध्यान से पढ़े हुए होंगे, हमारे चैनल पे जो डाला गया है तो उसमें बताया गया है कि वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थिति की न्यूनतम दूरी, बात की जा रही है न्यूनतम दूरी की। तो न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? विस्थापन कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, विस्थापन कहा जाता है। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि है? तो आप लोग पढ़े होंगे कि दूरी जो है वो अदिश राशि है, दूरी जो है अदिश राशि है। दूसरा ऑप्शन है विस्थापन, तो विस्थापन सदिश राशि है। तीसरा ऑप्शन है चाल, चाल भी क्या है? अदिश राशि है। और ऊर्जा भी क्या है? अदिश है। तो हमको पूछा ये सदिश, तो ऑप्शन नंबर बी विस्थापन जो होगा सदिश राशि होगा। ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे आ चुका है। लिखा है निम्नलिखित में से कौन असत्य है? कौन असत्य है? तो इसके बारे में हम बहुत ही बेहतर तरीके से एग्जाम्पल के साथ अपने चैनल पे जो वीडियो डाले हुए हैं मोशन चैप्टर का, गति चैप्टर का, उसमें एक्सप्लेन किए हैं कि दूरी जो होता है ना, दूरी या तो विस्थापन के बराबर होता है या फिर दूरी जो होगा वो विस्थापन से बड़ा होगा। ठीक है ना। दूरी जो होगा वो क्या होगा? या फिर दूरी जो होगा वो विस्थापन के बराबर होगा या फिर दूरी जो होगा वो विस्थापन से क्या होगा? बड़ा होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे ये तो हो गया सही, लेकिन ये पूछा है असत्य, कौन सा गलत है? तो ये तो हो गया सही। दूसरा चाल, चाल जो है उसी तरीके से है ना, चाल जो है वो क्या होता है? या तो वेग से बड़ा होगा या फिर वेग के बराबर होगा, तो ये भी बात सही है। तीसरा लिखा है किसी वस्तु का विस्थापन ऋणात्मक हो सकता है, तो ये भी बात सही है कि वस्तु का जो विस्थापन होता है वो ऋणात्मक हो सकता है। तो ये नेगेटिव पूछा है, असत्य पूछा है, तो ये बात जो है लिखा हुआ वो असत्य है, गलत है। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। देखिए थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं ताकि आपको क्लियरली दिखे। देखिए अगला क्वेश्चन जो है लिखा है गाड़ियों में एक यंत्र लगा होता है। गाड़ियों में क्या होता है? एक यंत्र लगा होता है जो उसके द्वारा तय की गई दूरी
को दिखाता है। गाड़ियों में एक यंत्र लगा होता है जो उसके द्वारा तय की गई दूरी को दिखाता है। उस यंत्र को क्या कहा जाता है? क्या स्पीडोमीटर कहा जाता है, क्या ओडोमीटर कहा जाता है, या फिर इंडिकेटर कहा जाता है, या फिर रेडिएटर कहा जाता है? तो आप देख सकते हैं इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑडोमीटर कहा जाता है, जो कि हम बताए थे। स्पीडोमीटर स्पीड को मेजर करता है, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर से आपके स्क्रीन पे आ चुका है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, सब एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, छाट छाट कर लाए हुए हैं। हम यहाँ पे अभी चैप्टर वाइज, जैसा बोले थे कि चैप्टर का पहले थ्योरी करवाएंगे, फिर उसके उस चैप्टर से रिलेटेड जो एमसीक्यू होगा उसको लेकर आएंगे, उसके बाद मिक्स्ड एमसीक्यू कराएंगे। आप पूरे यूट्यूब में देख लीजिए, कोई इस तरीके से जो है आपको सीरीज वे में नहीं पढ़ाएगा, नहीं पढ़ा रहा है। आप देख सकते हैं, उसके बाद ही हमारे चैनल पे आके वीडियो देखिए, ठीक है ना। जरूरी नहीं है कि मेरे ही चैनल से आप पढ़ें। निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि का उदाहरण है? बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि का उदाहरण है। तो यहाँ पे पूछा क्या है? सदिश राशि। देख सकते हैं पूछा है क्या, ये पूछा हुआ है क्या? सदिश राशि, है ना। तो सदिश राशि का एग्जाम्पल कौन सा है? तो विस्थापन भी सदिश राशि है, वेग वेग भी सदिश राशि है, त्वरण भी सदिश राशि है। तो इसके हिसाब से उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, सभी सदिश राशि है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जो है लिखा हुआ है क्या? वेग का एसआई मात्रक क्या है? वेग का एसआई मात्रक पूछा है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि वेग बराबर होता क्या है। तो जानते होंगे आप कि वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन। क्या होता है? विस्थापन और बटे में क्या? समय। या फिर इंग्लिश में बोल सकते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट और बटा में टाइम, ठीक है ना। तो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है? मीटर। और टाइम का क्या होता है? सेकेंड। तो इसी को बोलते हैं हम लोग क्या? मीटर पर सेकेंड, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे आ चुका है। क्या लिखा हुआ है? वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? वेग में जो परिवर्तन होता है उसके दर को क्या कहते हैं? तो ये सारा थ्योरी में बताया गया है। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? तो त्वरण बराबर ए इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है v माइनस यू और बाई टी होता है, ये इसका फॉर्मूला होता है ना, त्वरण का। तो देखिए यहाँ पे v जो है वो क्या क्या बताता है? फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी को बताता है अंतिम वेग को, और u जो है इनिशियल वेलोसिटी को बताता है प्रारंभिक वेग को, और बटा में टाइम। तो ये जो होता है त्वरण होता है। तो वेग में परिवर्तन हो रहा है और उसका दर मीन्स टाइम लगा हुआ है, नीचे से डिवाइड किया है टाइम से, तो इसको त्वरण कहते हैं। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर से आपके स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन में कुछ ऐसा लिखा हुआ है, यदि वस्तु के वेग का परिणाम समय के साथ साथ बढ़ रहा है तो वस्तु का त्वरण होगा। बोल रहा है कि यदि वस्तु के वेग का परिमाण समय के साथ साथ बढ़ रहा है ना, वेग का परिमाण जो है समय के साथ साथ बढ़ रहा है, तो त्वरण जो होगा वो कैसा होगा? धनात्मक। क्या होगा? धनात्मक त्वरण होगा। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? यदि त्वरण वेग की दिशा में हो तो उसे खाली स्थान लिया जाता है। यदि त्वरण वेग की दिशा में हो तो उसको धनात्मक त्वरण के रूप में लिया जाता है। कैसा लिया जाता है? धनात्मक त्वरण के रूप में लिया जाता है, ठीक है ना। थ्योरी बताते समय सारा कुछ बताए हुए हैं, ठीक है ना। आप एक बार जाके थ्योरी पहले देख लीजिए। आप क्लास 10 में कितनों भी पढ़े होंगे, आप क्लास 10 में कितनों भी पढ़े होंगे, लेकिन वो जो होगा वो केवल मात्र क्या होगा? आप जो पढ़े होंगे वो बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, लेकिन अभी जो हम पढ़ाए हुए चैप्टर वो कम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाए हैं, इसलिए आप उसको जरूर देख लें एक बार, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्या? लिखा है स्पीडोमीटर क्या मापता है। स्पीडोमीटर जो है वो क्या मापता है? तो स्पीडोमीटर की अगर बात की जाए तो स्पीडोमीटर जो होता है वो क्या मापता है? गति मापता है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, गति मापता है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, औसत चाल और औसत वेग का अनुपात क्या होता है। औसत चाल और औसत वेग, औसत चाल और औसत वेग का बात की जाए तो इसका अनुपात कैसा होता है, तो इसका अनुपात होता है जो वो वो डिपेंड करता है चाल और वेग पे। चाल जो होता है, अभी एक पीछे क्वेश्चन था उसमें से बताए कि चाल और वेग में कैसा रिलेशन होता है। चाल जो होता है वेग के बराबर होता है या फिर चाल जो होता है वेग से बड़ा होता है। तो यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका अनुपात जो होता है वो इकाई के बराबर होगा या फिर उससे बड़ा होगा। चाल जो होगा, जैसे मान लेते हैं ये एक पहिया है, जब इसका त्रिज्या का बात करेंगे तो आर है, अगर पूरा डायमीटर का बात करेंगे आर आर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2r, ठीक है। अब ये पॉइंट ए है, ये ए से कुछ दूरी तक ट्रैवल करेगा, मतलब मान लेते हैं ये बी पॉइंट तक आ गया, ये पहिया जो है बी पॉइंट तक आ गया, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, ये दूरी ट्रैवल करेगा, ये तो हो गया 2r, है ना, ये डायमीटर हो गया 2r, वही वो घूमेगा ऐसे करके 2r है। और यहाँ से अगर आधा दूरी तय करता है तो दूरी, अभी आधा दूरी का निकाले थे क्या, ये आया था पाई आर, तो मतलब यहाँ का डिस्टेंस कितना हो गया पाई आर। तो देखिए ये हमारा बेस है, ये हमारा परपेंडिकुलर है, तो हमारा हाइपोटेनस निकल सकता है क्या। हाइपोटेनस इक्वल टू क्या होगा फॉर्मूला में, हाइपोटेनस इक्वल टू यहाँ पे बोल सकते हैं पाई आर का होल स्क्वायर, अंडर रूट लेंगे पाई आर का होल स्क्वायर प्लस 2r का होल स्क्वायर, बस इसको सॉल्व कर देंगे आंसर आ जाएगा। तो थोड़ा देखिए कैसे सॉल्व होगा ये, है ना। ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा, इधर पहले सॉल्व कर लेते हैं जगह को देखते हुए, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, और इधर हो जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर 4r स्क्वायर। तो आर स्क्वायर क्या आ जाएगा मेरा कॉमन, आर स्क्वायर कॉमन और रूट से बाहर आ जाएगा तो आर आ जाएगा बाहर पूरा। अब अंदर में क्या बचेगा, पाई स्क्वायर प्लस 4, पाई स्क्वायर प्लस 4। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन एक गति का समीकरण है। निम्नलिखित में से जो दिए गए 3 समीकरण है इसमें से गति का कौन एक सही समीकरण है। सही के बारे में पूछा है, समीकरण तो सभी दिए हुए हैं लेकिन कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर ए v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये जो है इसका सही समीकरण है, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है गति का समीकरण लागू होता है। गति का समीकरण जो है वो किस पे लागू होता है, तो लिखा हुआ है केवल केवल त्वरित नियत त्वरण के लिए। जब एक्सेलरेशन जो होगा ए का वैल्यू, जब ए का वैल्यू जो होगा वो कांस्टेंट होगा, ए का वैल्यू क्या होगा कांस्टेंट होगा, तभी ये जो है वो क्या होगा गति का समीकरण जो होगा अप्लाई होगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे आ चुका है, लिखा हुआ है गति का कौन सा समीकरण विस्थापन और समय में संबंध बताता है। गति का कौन सा समीकरण है जो विस्थापन और समय में संबंध बताता है। तो आप गति का पहला समीकरण का अगर बात करेंगे, आप एक एक करके सीरियल वाइज सभी समीकरण को ध्यान में रखेंगे। तो फर्स्ट समीकरण जो होता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। दूसरा समीकरण जो होता है वो क्या होता है s इक्वल टू क्या होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, हाफ ए टी स्क्वायर होता है, ठीक है ना। और तीसरा समीकरण जो होता है वो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है, ये होता है। तो देखिए कि ये पूछा है विस्थापन और समय, तो विस्थापन और समय के बीच रिलेशन दिखाने वाले जो समीकरण है वो कौन सा है, दूसरा नंबर, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर जो होगा बी, दूसरा समीकरण जो है वो गति और विस्थापन और समय के बीच क्या करता है, संबंध बताता है, रिलेशन बताता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए क्या लिखा हुआ है, किसी आयताकार पथ पर एक चक्कर लगाने में गति की दिशा कितनी बार बदलती है। अगर एक आयताकार पथ है, एक क्या है आयताकार मान लेते हैं ऐसा पथ है, और इस पे क्या करना है, जो है वो कोई पथ पर जो है वो गति कर रहा है कोई वस्तु,
है ना। तो कितनी बार इसका ये जो है वो क्या हो रहा है, दिशा बदल रही है। तो मान लेते हैं ये ए पॉइंट से शुरू करेगा, है ना। तो एक बार तो यहाँ बदलेगा, टर्न लेगा, फिर दूसरी बार यहाँ बदलेगा, तीसरी बार यहाँ बदलेगा और फिर चौथी बार यहाँ बदलेगा। मतलब ये कितने बार, 4 बार। तो ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है 4, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, स्पीडोमीटर क्या मापता है। स्पीडोमीटर जो होता है वो क्या करता है, वो ताक्षणिक चाल को मापता है, जिसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं इंग्लिश में, तो उसी को वो स्पीडोमीटर मापता है, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा है किसी वस्तु का वेग नियत कहा जाता है जब, किसी वस्तु का वेग नियत कहा जाता है, वेग जो है वो कैसा होगा, नियत होगा, मतलब कांस्टेंट होगा, जब वेग का परिमाण नियत हो। वेग का परिमाण नियत हो तब नहीं, ये नहीं होगा। वेग की दिशा नियत हो, वेग की दिशा नियत हो तब नहीं। वेग की परिमाण एवं दिशा दोनों नियत हो, मीन्स दोनों जो हो कांस्टेंट हो, तब ये कहा जाएगा कि वस्तु का वेग जो है वो नियत है, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे आ चुका है। लिखा हुआ है किसी पिंड का विस्थापन समय के समानुपाती होता है जब, किसी वस्तु का विस्थापन जो होता है समय के समानुपाती, विस्थापन समय के समानुपाती जो होता है उसका विस्थापन होता है, ठीक है। ऐसा जब वेग नियत होता है, क्या होता है, जब वेग नियत होगा तभी ऐसी स्थिति आ सकती है। वेग नियत होने पर, नियत का मतलब कांस्टेंट, नियत का मतलब ये आपको ध्यान में रखना है, इंग्लिश वाले, कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है दो अलग अलग द्रव्यमान के पत्थर को निर्वात में एक ही ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है। दो अलग अलग द्रव्यमान के मतलब दोनों का मास क्या है, अलग अलग, और निर्वात में, ध्यान रखना है निर्वात की बात कर रहा है, वैक्यूम की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, वैक्यूम, वैक्यूम की बात की जा रही है। तो वैक्यूम में जब एक ही ऊंचाई से दो अलग अलग द्रव्यमान के वस्तु को या फिर पत्थर को पृथ्वी पर गिराया जाता है, तो दोनों जो होंगे वो क्या होंगे, एक साथ गिरेंगे, एक साथ क्या होंगे, गिरेंगे। आपको ध्यान रखना है कि निर्वात जब स्थिति रहेगी तो दोनों एक ही साथ गिरेंगे, ठीक है। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो लोग हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे उसको बहुत ही फायदा होने वाला है, और जो लोग बस टाइम पास करना चाहते हैं या फिर और कुछ टाइम बस स्पेंड करना चाहते हैं, तो आप कहीं भी विजिट कर सकते हैं, दूसरे चैनल पे देख सकते हैं, है ना। आपको जो कंटेंट बेहतर से बेहतर यहीं पे मिलेगा। हम जो बोले थे वैसा ही डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं कि क्वेश्चन को छाट छाट कर ला रहे हैं। सबसे पहले हम बोले थे थ्योरी करवाएंगे, थ्योरी करवाए, फिर यहाँ पे एमसीक्यू चैप्टर वाइज करवा रहे हैं, फिर हम मिक्स्ड चैप्टर का जो है वो एमसीक्यू भी लेके आएंगे, ठीक है ना। लिखा हुआ यहाँ पे क्वेश्चन, वेग समय ग्राफ और समय अक्ष के क्षेत्रफल हमें क्या देता है। वेग समय ग्राफ, ठीक है ना, वेग समय ग्राफ जो होता है और समय अक्ष का क्षेत्रफल वो हमें क्या देता है, ठीक है। तो इसको देखिए, हाँ यहाँ पे देखिए क्वेश्चन का आंसर जो होगा यहाँ पे, इसका जो आंसर होगा वो सबसे पहले आप आंसर देख लीजिए, विस्थापन का परिमाण, मीन्स ये विस्थापन देगा, क्या देगा, विस्थापन। देखिए कैसे ये होगा, मान लीजिए ये जो है वो वेलोसिटी और ये जो है वो टाइम का ग्राफ है, ठीक है ना। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है हमारा, ठीक है। तो मान लीजिए ये ऐसे कुछ ग्राफ जाएगा, ठीक है, ऐसे करके मिलेगा। तो ये जो होगा वो वी टी ग्राफ होगा, वी टी वेलोसिटी टाइम का ग्राफ होगा, ये वेलोसिटी टाइम का ग्राफ होगा, ठीक है। तो ये वेलोसिटी टाइम का ग्राफ जो होता है वो हमें क्या देता है, वो हमें क्या देता है, विस्थापन देता है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है, यदि वेग समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर हो, क्या लिखा हुआ है, यदि वेग समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर हो
तो वस्तु नियत वेग से चल रही है, बोल रहा है वेग समय ग्राफ जो है समय अक्ष के समांतर हो, कुछ ऐसा, थोड़ा समझिए, है ना। ये टाइम लिखा हुआ है और ये वेग लिखा हुआ है, वेलोसिटी, ठीक है ना। तो समय अक्ष के समांतर कहने का मतलब ऐसा ऐसा हो, ठीक है, समय अक्ष के समांतर है। तो ये जो होगा, तो बोल रहा है क्या, वस्तु नियत वेग से चल रही है, हाँ तो वस्तु नियत वेग से चल रही है, ये भी बात ठीक है। वस्तु का त्वरण शून्य है, ये भी बात सही है। उसके बाद लिखा हुआ है क्या, देखिए, इसके ग्राफ में हमें विस्थापन का मान पता चलेगा, हाँ ये भी बात सही है। मतलब ये तीनों बात जो है ऊपर में दिए गए हैं वो सही है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जो है लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा त्वरण का विमीय सूत्र है, मीन्स डायमेंशनल फार्मूला। क्या बोल रहा है, डायमेंशनल फार्मूला किसका, त्वरण का। अच्छा, ये इक्वल टू क्या होता है, v माइनस यू बाई टी, है ना, v बाई टी भी बोल सकते हैं या फिर v माइनस यू बाई टी। तो v जो होता है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम लिखना था हमें, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अच्छा देखिए, और टाइम तो एक पहले से यहाँ पे था, तो अगर इसका बात करेंगे तो डिस्टेंस का क्या होता है, डिस्टेंस एक तरह से लेंथ होता है, और नीचे टाइम स्क्वायर, तो टाइम ऊपर जाएगा तो क्या होगा, टी माइनस में 2 होगा। तो कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है ना। हम अपने चैनल पे एक पूरा वीडियो बना के डाल देंगे जिसमें डायमेंशनल फार्मूला स्पेशली कैसे निकाला जाता है वो हम सारा बता देंगे। कुछ फिजिकल क्वांटिटीज लेंगे और उसका डायमेंशनल फार्मूला जो है पूरा क्लियर कर देंगे। इसलिए बोलते हैं कि जो भी डाउट होगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, तो हम उससे रिलेटेड जो है वीडियो लाकर आपको दे ही देंगे, प्रेजेंट कर देंगे। हम आपके लिए बहुत ही मेहनत कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन आप लोग जो है वो हमारे चैनल पे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हमारे चैनल को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए बस हमारे चैनल को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आपको कोई भी नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। जो भी वीडियो आता है उसको कंप्लीट देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ठीक है ना। और कुछ नहीं, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि हम आगे भी आपके लिए जो है वीडियो बनाते ही रहें। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है, देखिए अगला क्वेश्चन लिखा है किसी पिंड के मंदन का क्या अर्थ है। मंदन, मंदन जो होता है ना वो नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन होता है, मीन्स त्वरण का नेगेटिव मान, त्वरण का जो ऋणात्मक मान होता है उसको बोलते हैं क्या, मंदन। तो जब पिंड का वेग समय के साथ घट रहा है, पिंड का वेग क्या हो रहा है, समय के साथ घट रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, त्वरण बोलते हैं। त्वरण त्वरण बोलते हैं लेकिन ऋणात्मक त्वरण बोलते हैं, जिसको मंदन हम बोल सकते हैं, ठीक है ना। ये क्या होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे आ चुका है, लिखा है मुक्त अवस्था से गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी किसके समानुपाती होता है। लिखा हुआ है मुक्त अवस्था से गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी किसके समानुपाती होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, गिरने में लगा समय, गिरने में लगा समय के वर्ग के, मीन्स उसके स्क्वायर के, लगे समय के स्क्वायर के, है ना। जो दूरी होगा एस जो होगा, दूरी जो होगा वो क्या होगा, समानुपाती होगा गिरने में लगे समय के स्क्वायर के। तो यही इसका एक्सप्लेनेशन होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं, स्क्रीन पे सेट कर लेते हैं, ठीक है ना। आप जो है इसको टेस्ट के तौर पर भी ले सकते हैं क्योंकि चैप्टर को हम कंप्लीट करवा चुके हैं। तो आप टेस्ट के तौर पर देखिए कि कितने क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन आपका सही होता है, ठीक है ना। और उसके बाद आपको और ज़्यादा फायदा होगा, जो क्वेश्चन गलत हो रहा है उसको जो है वो अच्छे से मेरा एक्सप्लेनेशन जो दिया जा रहा है उसको आप देख लीजिए, बहुत ही फायदा होगा। चलिए क्वेश्चन फिलहाल देख लेते हैं। लिखा है किसी एक पिंड को ऊपर की ओर लिखा हुआ है, जबकि ऊपर की ओर होगा ऊर्ध्वाधर रूप से फेंका जाता है। एक पिंड को ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर रूप से फेंका जाता है और वह पिंड 10 सेकंड में जमीन पर वापस लौट आता है। और वह पिंड जो है मीन्स वस्तु 10 सेकंड में जमीन पर वापस लौट आता है, वस्तु का विस्थापन कितना होगा। तो हम आपको थ्योरी में ही बताए थे, जो लोग चैप्टर को ध्यान से पढ़े होंगे उनको ये चीज़ सारा चीज़ पता हो गया होगा
कि जब कोई वस्तु को ऊपर फेंका जाता है और वह पुनः वापस नीचे आ गया, इसका मतलब उसका विस्थापन तो जीरो हो गया, उसका विस्थापन जीरो हो गया। तो इसका आंसर जो हो जाएगा शून्य, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है क्या, जब कोई पिंड मुक्त पतन से नीचे गिरता है, जब कोई पिंड मुक्त पतन से नीचे गिरता है, मीन्स फ्री फॉल, जिसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, फ्री फॉल, है ना, मुक्त पतन, फ्री फॉल। जब कोई पिंड मुक्त पतन से नीचे गिरता है तो उसका वेग जो है वो समान रूप से बढ़ता रहता है। क्या होता है, वेग जो है जैसे जैसे वो नीचे आएगा उसका वेग जो है वो समान रूप से बढ़ता ही जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन जो है वो क्या लिखा हुआ है। लिखा है कोणीय विस्थापन का एसआई मात्रक क्या है। कोणीय विस्थापन का एसआई मात्रक क्या है ये पूछा हुआ है। तो कोणीय वेग का स्थायी मात्रक जो होता है, एसआई मात्रक, सॉरी अस्थाई मात्रक बोल दिया, एसआई मात्रक वो क्या होता है, रेडियन होता है। आपको ध्यान में रखना है, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है क्या, निम्नलिखित में से कौन प्रकृति में कभी अकेला नहीं होता। मीन्स कौन ऐसी वस्तु, कौन ऐसी यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी है, मीन्स भौतिक राशि है जो प्रकृति में कभी अकेला नहीं रहता। तो देखिए बल जो है वो कभी अकेला नहीं रहता। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।